विज्ञान और मिथ्या ज्ञान की प्रायः हम शब्दों के अर्थों के प्रति ज्ञान की अवस्था में रहते हैं, भले ही उनकी लाखों बार व्याख्या की गई हो। धर्म और विज्ञान के बीच होने वाली बहसें, आत्मा परमात्मा पर वाद विवाद, मॉडर्निटी और एफिशिएंसी पर मिथ्या तर्क वितर्क, सब इसी अज्ञान का परिणाम होते हैं। सामान्य जन इस तरह के भ्रम का शिकार हों ये समझ में आता है, पर आश्चर्य तो तब होता है जब बड़े बड़े स्कॉलर्स और विद्वान भी इसी भ्रम का शिकार बने टीवी चैनलों पर गला फाड़ वाद विवाद करते दिखाई देते हैं। खुद को विज्ञान का प्रोफेसर कहने वाले महानुभावों को विज्ञान और तकनीक के बीच का अंतर मालूम नहीं होता। कोट पैंट टाई का मद उन पर ऐसा छाया रहता है कि कंप्यूटर को विज्ञान की देन कहने में वे गर्व का अनुभव करते हैं। संसार के विकास में जो तकनीकी उपयोग होता है उसे विज्ञान कहने में जब स्कॉलर्स लोग ऐसी गलतियां करते हैं तो आधुनिक युग का जो युवा है वो ऐसे कल्पना लोक में जा पहुंचता है जहां सारी बातें उसे गड्ढ-मड्ढ होकर दिखाई देती हैं, और ऐसा विवेकहीन युवा अंततः पतन के रास्ते पर ही चलता रहता है। धोती कुर्ता वाले लोग उसकी आलोचना का शिकार बनते हैं और सारा ट्रेडिशनल लिटरेचर उन्हें जंगली और अवैज्ञानिक दिखने लगता है। एकमात्र भौतिकवाद उनके दिमाग में छाया रहता है। चार्वाक नाम का लोकायत हुआ जिसका दार्शनिक दृष्टिकोण था लोक नहीं जब तक जीवन है, इसे संपूर्ण आनंद भोग के साथ जीना ही मानव का कर्तव्य है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए रणम कृत्वाकृतम विवेक का जो दर्शन था उसका वही आज वैज्ञानिक दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है कि विज्ञान और मिथ्या ज्ञान के बीच का अंतर क्या है। कुछ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानते हैं, उन्हें ज्ञान कहते हैं। सभी दिखने वाली, सुनी गई, महसूस की गई बातें ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स जिन्हें आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा कहा जाता है, और छठी इंद्रिय मन, इन 6 इंद्रियों के क्षेत्र में आने वाली वस्तुएं, घटनाएं और अवस्थाएं ज्ञान कही जाती हैं। इसी के लिए इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। मन का संबंध ज्ञान से होता है, इसका विज्ञान से कोई भी संबंध नहीं होता। अब शायद ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लगे, पर सही यही है, और इस विषय पर व्यापक चर्चा हम फिर कभी अन्य वीडियो में करेंगे। तो जो ज्ञानेंद्रियों का विषय है वो ज्ञान है। अब समझें कि विज्ञान क्या है। सभी ज्ञान के विषय अपने मौलिक रूप में किसी न किसी कारण और कार्य का परिणाम होते हैं। कारण और कार्य का संयोग ही परिणाम के रूप में ज्ञान बनकर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आता है। इस कारण और कार्य के बीच संबंध एवं क्रिया विधि की व्याख्या करने वाले तत्व को विज्ञान कहते हैं, और इस व्याख्या में जो सहयोगी तत्व होता है उसे तकनीक या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो स्वाभाविक ही विज्ञान अलग चीज है और तकनीक अलग चीज है। भले ही विज्ञान तकनीक के बिना प्रमाणित नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान और तकनीक एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीक वस्तुतः अलग अलग चीजें हैं। अब इसे जरा एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। बड़ा घरेलू उदाहरण है। चाय रखी है, आप उसे देखकर या उसका स्वाद लेकर ये जानते हैं कि यह चाय है, या लोगों के कहने पर आप जानते हैं कि यह चाय है। अच्छा, प्रमाण की बात जहां तक है तो चाय का विशेष रंग, विशेष सुगंध, विशेष स्वाद और विशेष ताप ये निर्णय करता है कि ये चाय है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सामने रखा हुआ पदार्थ चाय है ये पता लग जाता है। इसे चाय के विषय में हमारा ज्ञान कहेंगे। अब चाय ऐसी क्यों है या ये किस तरह तैयार हुई है, इस विषय का चिंतन करना विज्ञान का विषय है। चाय तो मात्र उदाहरण है प्रकृति का निर्माण कार्य, कारण और कार्य के संयोग से होता है। अतः इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किन्हीं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, अवस्थाओं या स्थितियों का संयोग है। चाय किन किन पदार्थों का संयोग है इसका अनुसंधान करना विज्ञान है, और अनुसंधान में प्रयोग किया जाने वाला तत्व तकनीक है। तो चाय को कुछ भिन्न भिन्न वस्तुएं मिलकर बनाती हैं, जैसे पानी, दूध, चाय की पत्ती और चीनी। ये वस्तुएं किसी विशिष्ट मात्रा में एक साथ मिलकर या मिलाकर आग पर उबालने का परिणाम चाय के रूप में हमारे सामने आता है। ये सभी भिन्न भिन्न वस्तुएं कारण हैं।
इनको एक में मिलाना कार्य है और इन्हें एक दूसरे में समाहित करने के लिए आग का उपयोग करना तकनीक है। तो आपको लग सकता है कि विज्ञान और तकनीक तो एक ही बात है, पर वास्तव में दोनों में बहुत अंतर है। तकनीक का काम समायोजन करना है, तत्वों की व्याख्या या अनुसंधान करना नहीं। विज्ञान का काम सिर्फ तत्वों या पदार्थों के संयोग की व्याख्या करना है, उनके समायोजन करने का काम विज्ञान नहीं करती। विज्ञान पूरी तरह बुद्धि आधारित ज्ञान है, अतः विज्ञानवाद को भौतिकवाद या बुद्धिवाद भी कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भौतिक और भौतिक दोनों ही विषय आते हैं, पर विज्ञान का क्षेत्र मात्र भौतिक विषयों तक ही सीमित है, तो स्वाभाविक ही विज्ञान का अनुसंधेय मात्र मैटर है या पदार्थ है। एनर्जी से संबंधित विषय विज्ञान के क्षेत्र से बाहर ही है। अब एनर्जी का मतलब विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भौतिक विज्ञान का क्वांटम भी अंततः एक पदार्थ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी परमाणु है, भले ही वे सूक्ष्मतर सत्ता वाले हैं और मौलिक रूप से ये पदार्थ ही हैं। यद्यपि विज्ञान जगत में इन्हें एनर्जी कहा जाता है, परंतु तत्व विज्ञान के अनुसार ये पदार्थ ही हैं तथा अधिकतम विद्युत तत्व के नाम से इनकी व्याख्या की जा सकती है। एनर्जी वस्तुतः आकाश तत्व है और विद्युत वायु तत्व है। एनर्जी मूल कारण है और विद्युत उसका परिणाम है। एनर्जी से विद्युत के रूप में परावर्तन किस तरह होता है, इसे समझने के लिए जो सहायक तत्व है वो तकनीक है, और इस तकनीक को ही प्राचीन साहित्य में तंत्रशास्त्र कहा जाता था। वस्तुतः प्राचीन काल का तंत्रशास्त्र और आधुनिक युग का विज्ञान एक ही तत्व है। जो अंतर है वो मात्र तकनीक का। हमें बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि हम तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हो गए हैं, पर जरा एशियंस टाइम या प्राचीन काल की तकनीकी उपलब्धियों पर निगाह दौड़ाइए। अष्टधातु का निर्माण, प्राचीन मंदिरों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक, जब आधुनिक काल में आजकल के जैसी विशालकाय मशीनें नहीं थीं, एक ही चट्टान को तराश कर मंदिरों महालयों का निर्माण आज किस आर्किटेक्चर के बस का है। रंगों के समायोजन का उदाहरण जैसे चित्तौड़ का विजय स्तंभ, तो अकेला विजय स्तंभ ही नहीं, ऐसे तो जाने कितने उदाहरण आपको भारत में मिल जाएंगे। तो क्या ये सारी बातें तकनीक का उपहास, आधुनिक तकनीक का उपहास उड़ाती नजर नहीं आती? लेकिन फिर भी हमारा तकनीकी युवा खुद को विकसित समझता है। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान वास्तव में विज्ञान का एक भेद है। अज्ञान ज्ञान का उल्टा है, विलोम है। ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के विपरीत तत्व हैं। ज्ञान ज्ञानेंद्रियों की चेतनता का परिणाम है, अज्ञान ज्ञानेंद्रियों की अचेतावस्था का परिणाम है। यह अचेतावस्था दो तरह की होती है, एक तो मूर्छा जो कुछ समय तक रहती है। इस अवस्था में संज्ञानाश तो होता भी है और नहीं भी होता है, तो इसी अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को मिथ्या ज्ञानी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान का प्रतिबंधन कभी न कभी हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह संज्ञानाश नहीं होता। दूसरी अवस्था में, संज्ञाहीनता में या शून्यता में, यह संपूर्ण चेतावस्था को प्राप्त होती हैं जब, तो इसमें कोई इंद्रिय विशेष पूरी तरह चेतना विहीन हो जाती है या जन्मजात ऐसी अवस्था होती है। उदाहरण के लिए जन्मांध व्यक्ति जो होता है वो रूप के विषय में अज्ञानी होता है, लेकिन जीवन के किसी काल विशेष में अंधता से ग्रस्त व्यक्ति रूप के विषय में मिथ्या ज्ञानी होता है। अज्ञान की प्रथम जो अवस्था है मिथ्या ज्ञान, उसका प्रतिबंधन कभी न कभी हो जाता है और व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, पर इंद्रिय शून्यता की अवस्था लाइलाज होती है। मोह और भ्रम वास्तव में इंद्रिय शून्यता और मिथ्या ज्ञान का परिणाम है। मिथ्या ज्ञान या भ्रम प्राचीन आगम साहित्य में इंद्रजाल कहा जाता था और इसी इंद्रजाल को मुस्लिम संस्कृति में काला इलम कहा जाता था। इंद्रजाल तकनीक पर आधारित है, अतः विज्ञान का एक अंग है, जिसका उद्देश्य तत्कालीन प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिनमें मनोरंजन शामिल है। अभी तक भी गांव में जादूगर लोग आया करते थे मनोरंजन के लिए, तो जो इंद्रजाल का उपयोग होता था वो मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता था। दूसरा, इसका अर्थ शासकीय उद्देश्यों में भी किया जाता था। राजा लोग एक दूसरे के साथ एक भ्रामक अवस्था पैदा करके अपने शासकीय उद्देश्यों की पूर्ति भी करते थे। तंत्र शास्त्र में इसको इंद्रजाल कहा जाता है।
इंद्रजाल को माया भी कहा जाता है। माया शब्द का अर्थ होता है जो वास्तव में नहीं है पर वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, अर्थात भ्रम, इल्यूजन। प्राचीन साहित्य में इसका एक उदाहरण है पांडवों का सभा मंडप, जिसका निर्माण उस समय के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर द्वारा किया गया था, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का तकनीकी उपयोग करके जलीय भाग में स्थलीय और स्थलीय भाग में जलीय इल्यूजन पैदा किया था, भ्रम पैदा किया था। हालांकि ऐसा उसने मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया था, लेकिन उसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। मैंने पहले भी कहा है कि यदि हम प्राचीन साहित्य पर खोजी निगाह डालेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, उसका परिणाम विनाशकारी ही हुआ है। आज हम वैज्ञानिक परिणामों पर नजर दौड़ाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो औषधीय चमत्कार हुआ है, उसने हमें स्वास्थ्य की गारंटी दी है या रोग की? टेक्नोलॉजी ने हमें लंबे सुरक्षित जीवन की गारंटी दी या हर समय मृत्यु के भय की? अब जरा बात करें आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों पर, जिनके कारण संसार का कायाकल्प हो गया और प्रत्येक विज्ञानवादी को जिस पर महान गर्व है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा आविष्कार है जो किसी निश्चित चिंतन का परिणाम हो? सभी आविष्कार वास्तव में दो श्रेणियों में ही आते हैं, एक तो संयोग का परिणाम, दूसरा दुर्घटना का परिणाम। क्योंकि संयोग से जो परिणाम होता है वो विज्ञान होता है, और दुर्घटना का जो परिणाम होता है वो इंद्रजाल होता है। बांसों की रगड़ से या दो पत्थरों के टकराने से पैदा हुई आग से लेकर भाप की शक्ति तक का आविष्कार ये एनर्जी से संबंधित है, और ये सब संयोग बस हुए हैं, ना कि किसी पूर्व चिंतन का परिणाम है। क्या आग की पहली उत्पत्ति या आविष्कार थी? जी नहीं, ये सिर्फ संयोग का परिणाम था, अतः इसे ज्ञान कहा गया। विज्ञान निश्चित सिद्धांत को कहते हैं। विद्युत का उत्पादन मात्र दो प्रकारों से होता है, एक तो घर्षण द्वारा, दूसरा दो वस्तुओं के टकराने से। कोई तीसरा सिद्धांत आज तक खोजा जा सका हो तो आप जरूर लिखिए, हमारे कमेंट्स में लिखिए। माचिस से आग घर्षण का परिणाम है, लाइटर से आग टकराने का परिणाम है। अणु और परमाणु के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी दो क्वांटम्स के टकराने या घर्षण करने पर उत्पन्न होती है। क्या कोई अन्य तीसरा सिद्धांत भी खोजा जा सका है? इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान पाषाण युग में खोजा गया, जो तब से लेकर आज तक उसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन तकनीकें बदलती रहीं और बांस की रगड़ ने आज माचिस का रूप ले लिया, पत्थरों की टकराहट ने आज परमाणु विस्फोट का रूप ले लिया। तो अब तो विज्ञान और तकनीक के बीच अंतर समझ में आना ही चाहिए। ये तो है संयोग के परिणाम की बात। अब बात करें आविष्कार जिनका कारण दुर्घटना है। इस तरह के आविष्कार पदार्थ या मैटर पर आधारित होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक परिणाम जितने भी हैं वो सभी इसी तरह की दुर्घटनाओं पर आधारित हैं। पेंसिलिन से लेकर पोटैटो चिप्स तक